हाँ जी, क्लास 12th वालों, आज हम वन शॉट वीडियो लेके आए हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट के, क्योंकि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट में से कुछ ऐसे क्वेश्चंस हैं जिनके आने की प्रोबेबिलिटी बहुत हाई है। तो आप उन इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस को ना ही केवल सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट बल्कि आपके आने वाले सारे के सारे चैप्टर्स के मैं इम्पॉर्टेंट एंड मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन जो आपके 25 के एग्जामिनेशन में आने वाले हैं, मैंने सब करवा दिया है। उस लेक्चर को आप जाके ऊपर देख सकते हैं, मैं पिन बटन में उसको पिन कर दिया हूँ। आज हम वन शॉट वीडियो देखेंगे रिवीजन के साथ में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट को, ठीक है। तो इसमें जैसे इस चैप्टर को हम स्टार्ट करते हैं, इसमें सबसे पहली चीज आती है, सबसे पहला टर्म आता है हमारे पास कि व्हाट इज ऑटोगेमी। सबसे पहला टर्म आता है हमारे पास यहाँ पे कि ऑटोगेमी क्या है। आप सभी को पता होगा कि ऑटो का मतलब होता है खुद और गेमी मतलब कि यानी गैमीट्स से रिलेटेड समथिंग, ठीक है। तो कह रहा है कि व्हेन फ्लावर ग्रेन्स, जो फ्लावर के ग्रेन्स हैं, जो फ्लावर ग्रेन्स ऑफ फ्लावर के जो फ्लावर ग्रेन्स हैं आर ट्रांसफर्ड फ्रॉम एंथर। एंथर क्या है? एंथर मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है। एंथर क्या है? मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है। एंथर से स्टिग्मा पे चला जाए। स्टिग्मा क्या है? फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, ठीक है। सेम फ्लावर के, एक ही फ्लावर में गया, सेम के हमें आप क्या लगा रहे हैं? ऑटो, ठीक है जी। सेम पे तो हम कहते हैं ऑटोगेमी, ठीक है। नेक्स्ट टर्म हमारे पास आता है कोलियोराइजा। कोलियोराइजा क्या है? एक प्रोटेक्टिव सीट है ऑफ रेडिकल इन मोनोकॉट सीड्स। मोनोकॉट्स आप समझते हो, मोनो का मतलब समझो। मोनो का मतलब एक होता है, कॉट मतलब उसकी कवरिंग, ठीक है। तो मोनोकॉट्स में कोलियोराइजा क्या होता है? प्रोटेक्टिव शील्ड होती, शीट होती है, ठीक है। नेक्स्ट टर्म आता है हमारे पास कोलियोपटाइल। कोलियोपटाइल क्या है? कोलियोपटाइल इज अ प्रोटेक्टिव सीट ऑफ प्लीम्यूल। किसमें? मोनोकॉट की सीड्स में। प्लीम्यूल से यहाँ पे एक शब्द आ गया है, तो हम अभी बता देते हैं, आगे आएगा तो आगे पढ़ लेंगे, यहाँ भी जान लीजिए। हमारे पास जो रेडिकल होता है ना, रेडिकल आर से रेडिकल, आर से रूट, रेडिकल ही आगे चल के रूट में डिफरेंशिएशन हो जाता है, रूट, और प्लीम्यूल का डेवलपमेंट हो जाता है किसमें? शूट में, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास आता है पेरिस्पर्म। नेक्स्ट हमारा है पेरिस्पर्म क्या है? इट इज अ डिप्लॉयड परसिस्टेंट न्यूक्लियस, ऐसा न्यूक्लियस जो रह जाए, ठीक है। एग्जाम्पल जैसे ब्लैक पेपर, काली मिर्च, और आप बीट रूट्स में देख सकते हो, चुकंदर में, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास न्यूसिलस। न्यूसिलस क्या है भाई? न्यूसिलस क्या है? मल्टी सेलुलर टिश्यू इन द सेंटर ऑफ ओव्यूल। ओव्यूल के बीच में मल्टी सेलुलर टिश्यू होगा, इन विच एम्ब्रियो सैक इज प्रेजेंट, जिसमें एम्ब्रियो का सैक, कहने का मतलब ये कुछ ऐसी स्ट्रक्चर मौजूद होगी, उसे हम क्या कहते हैं? न्यूसिलस, ठीक है। आइए जानते हैं हम लोग कुछ वाइबिलिटी देख लेते हैं, सीड्स की वाइबिलिटीज के बारे में देख लेते हैं। और वाइबिलिटी का मतलब क्या होता है? एबिलिटी ऑफ सीड टू रिटेन द पावर ऑफ जर्मिनेशन। मतलब सीड की वह ताकत, किसी भी बीज की वो पावर कि वो कब तक जर्मिनेट कर सकती है, कितने दिन तक हम किसी सीड को रखें कि वो जर्मिनेटिंग लायक रहे, उसे हम कहते हैं वाइबिलिटी ऑफ सीड। उसे हम क्या कहते हैं? वाइबिलिटी ऑफ सीड। तो देखिए सीक्वेंस देख लीजिए, सीक्वेंस ऑफ लेयर्स। सबसे जो बाहर की लेयर होगी, आउटर मोस्ट लेयर, उसका नाम होता है एपिडर्मिस। एपी का मतलब ये होता है ऊपर, डर्मिस मतलब चमड़ी, ऊपर की स्किन। फंक्शन क्या होगा इसका? प्रोटेक्शन का काम होगा। अच्छा, हम ये स्ट्रक्चर किसकी देख रहे हैं? हम स्ट्रक्चर देख रहे हैं माइक्रोस्पोरेंजियम, यानी कि पोलन सैक की बात कर रहे हैं, ठीक है। और जो सेकेंड लेयर होगी उसे हम लोग बोलते हैं एंडोथीसियम। एंडो मतलब अंदर यहाँ पे, ठीक है। नेक्स्ट है, इसका भी काम क्या होगा? प्रोटेक्शन का। नेक्स्ट हम आगे देखेंगे, उसके बाद 2 से 4 सेल लेयर्स की बन जाए, 2 से 4 लेयर्स ऑफ सेल बन जाए, उसे हम लोग बोलेंगे मिडिल लेयर, और वो भी काम करे किसी की प्रोटेक्शन का। जो इनर मोस्ट लेयर है ना, इनर मोस्ट लेयर में क्या क्या चीजें आ जाएंगी? इनर मोस्ट लेयर में आ जाएगा हमारे पास टैपेटम और मल्टी न्यूक्लिएटेड डेंस साइटोप्लाज्म। काम क्या होगा इसका? नरिशमेंट ऑफ डेवलपिंग माइक्रोस्पोर, जिसको हम लोग पोलन ग्रेन बोलते हैं। यानी कि टैपेटम में ऐसी स्ट्रक्चर जो आपको क्या करवाएगी, जो कि माइक्रोस्पोर्स को, जो पोलन ग्रेन है, डेवलपिंग पोलन ग्रेन, उनका नरिशमेंट के लिए बहुत रिस्पॉन्सिबल होता है टैपेटम, ठीक है। नेक्स्ट हम पढ़ने चल रहे हैं माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। माइक्रोस्पोरोजेनेसिस यानी कि मेल गैमेट्स के फॉर्मेशन के बारे में हम बात करने जा रहे हैं, ठीक है। माइक्रो होगा तो मेल, मेगा होगा तो फीमेल, ठीक है। माइक्रोस्पोरोजेनेसिस की हम जब बात करते हैं तो क्या है ये? इट इज अ प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ माइक्रोस्पोर्स फ्रॉम पोलन मदर सेल, यानी कि पीएमसी से
पोलन ग्रेन का बनना कहलाता है माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। ठीक है, कैसे होता है ये? देखो, सबसे पहले आप ध्यान दीजिएगा, इसमें माइक्रोस्पोर टिश्यूज होंगी, इसमें स्पोरेंजिनियस टिश्यू होगा। ये स्पोरेंजिनियस टिश्यू जो है आगे चल के माइक्रोस्पोर मदर सेल यानी कि एमएमसी में कन्वर्ट हो जाता है, और यही एमएमसी आगे चल के कन्वर्ट हो जाएगी इसमें माइक्रोस्पोर टेट्राड्स, मतलब 4 भाग में। ठीक है जी। देन आगे चल के ये 4 माइक्रोस्पोर्स जो हैं ये आगे डेवलप हो जाएंगे 4 पोलन ग्रेन्स में, और यही तो हमारा डिजायर्ड है, यही तो हम डिजायर हमारी है कि माइक्रोस्पोरोजेनेसिस में हम माइक्रोस्पोर्स को बनाने हैं, यानी कि पोलन ग्रेन का फॉर्मेशन। ठीक है जी, चले नेक्स्ट आता है हमारे पास पोलन ग्रेन्स यानी कि मेल गैमेटोफाइट्स का फॉर्मेशन। मेल गैमेटोफाइट्स के बारे में देख लेते हैं। देखो, मेल गैमेटोफाइट्स क्या है? लेयर, सबसे पहले आउटर लेयर होगी, आउटर लेयर, अच्छा मेल गैमेटोफाइट यानी पोलन ग्रेन की हम लेयर के बारे में बात कर रहे हैं। बाहर की लेयर जो होगी उसे हम बोलेंगे एक्साइन, बाहर की लेयर को बोला जाता है एक्साइन। काम क्या होता है इसका? इसका काम होता है कंपोजिशन एंड रोल। बना किस चीज से? थिक, हार्ड, मेड अप ऑफ स्पोरोपोलिन, मजबूत होगा। ठीक है, और स्पोरोपोलिन का बना होगा। ड्यू टू स्पोरोपोलिन पोलन ग्रेन्स फॉन्ड प्रिजर्व्ड इन फॉसिल्स। याद रखना, ये जो स्पोरोपोलिन वाली स्ट्रक्चर है ये ऐसी सेफ्टी स्ट्रक्चर है ना कि इसको आप मिलियन ईयर्स तक एज अ फॉसिल्स में भी हमने पाया इसको। इस स्पोरोपोलिन नाम की जो सतह है, जो स्ट्रक्चर है, इसकी वजह से ये काफी ज्यादा सालों तक इसे प्रिजर्व करा जा सकता है। किस चीज को? ये मेल गैमेटोफाइट्स यानी कि पोलन ग्रेन्स। जो इनर वॉल है उसे हम लोग बोलते हैं एंटाइन। ठीक है, और वो किस चीज की बनी है? वो पतली है, मेड अप ऑफ सेलुलोज की बनी है और पेक्टिन की बनी। इट इमर्जेस आउट एज पोलन ट्यूब, ये बाहर तब निकलती है जब पोलन ट्यूब का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, नेक्स्ट आता है लार्ज सेल्स, जिसको हम लोग बोलते हैं वेजिटेटिव सेल्स। ठीक है, और ये वेजिटेटिव सेल्स जो हैं ये फॉर्म्स आर पोलन ट्यूब। क्या बनाती है वेजिटेटिव सेल्स? ये वेजिटेटिव सेल्स बनाती है पोलन ट्यूब का फॉर्मेशन करती है। अब होगा क्या? इसी पोलन ट्यूब में मेल गैमीट्स डिलीवर होंगे ताकि वो एम्ब्रियो सैक तक पहुंच सके। ठीक है, देन नेक्स्ट आता है स्मॉलर सेल। स्मॉलर सेल या फिर इसी को हम कहते हैं जनरेटिव सेल्स। ये जनरेटिव सेल्स बनी किस चीज की हैं? ये बनी है फ्रॉम स्पर्म सेल्स। ठीक है, और इन्हीं स्पर्म सेल्स को हम क्या कहते हैं? मेल गैमेट्स। ठीक है, चल नेक्स्ट आता है हमारे पास टर्म स्पोरोजीनियस टिश्यू। स्पोरोजीनियस टिश्यू क्या है? स्पोरोजीनियस टिश्यू इज कॉम्पैक्टली अरेंज्ड होमोजीनियस सेल्स कॉल्ड एज स्पोरोजीनियस टिश्यू। याद रखना एक टर्म यहाँ पे आ रहा है कि होमोजीनियस सेल। होमोजीनियस सेल्स का मतलब है कि जितनी भी सेल्स है ना इक्वल होंगी। इक्वल किस चीज में? मॉर्फोलॉजी, एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी, हर चीज में ये लगभग इक्वल ही हो। ठीक है जी, ये रही आपके पोलन ग्रेन की स्ट्रक्चर। देखो, बाहर की लेयर क्या है? एक्साइन की। ये वाली जो लेयर है क्या है? ये एक्साइन की। इसके जस्ट नीचे की लेयर जो है ये है एंटाइन की लेयर, और ये आपको जो दिख रहा है ये है वेजिटेटिव सेल्स, और बाकी ये जो है ये चीज ये क्या है? ये है जनरेटिव सेल्स, और ये जो पोर है ये है जर्म पोर। यहीं से जो है स्टार्ट होता है जर्मिनेशन। ठीक है, स्ट्रक्चर ऑफ पोलन ग्रेन की मैं बात करूं तो सबसे पहला इसमें स्पोरोपोलिन की स्ट्रक्चर है। आप सभी को पता है स्पोरोपोलिन क्या है? स्पोरोपोलिन इज वन ऑफ द मोस्ट रेजिस्टेंट ऑर्गेनिक सब्सटेंस। ऑर्गेनिक सब्सटेंस में सबसे ज्यादा रेजिस्ट करने वाली चीज है ये। इट इज नॉट अफेक्टेड बाई हाई टेम्परेचर, ना तो इस पे हाई टेम्परेचर का इफेक्ट पड़ेगा, ना तो स्ट्रॉन्ग एसिड का, ना तो बेस का, ना तो किसी एंजाइम के द्वारा ये डिग्रेड हो सकता है, गल सकता है या टूट सकता है या डिकम्पोज हो सकता है। ठीक है, तो समझ सकते हो आपकी कितनी ज्यादा ये स्ट्रॉन्ग स्ट्रक्चर है। ठीक है, नेक्स्ट इज पोलन प्रोडक्ट। अगर मैं बात करूं पोलन प्रोडक्ट की, देखो पोलन ग्रेन्स आर रिच इन कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स एंड अनसैचुरेटेड फैट्स। ये पोलन ग्रेन्स में हमें हाई अमाउंट में कार्ब्स भी मिलेगा, प्रोटीन्स भी मिलेंगे और अनसैचुरेटेड फैट्स भी मिलेंगे। ठीक है, अच्छा, देयर कंजप्शन इज बिलीव टू इंक्रीज द परफॉर्मेंस ऑफ एथलीट। दैट्स वाई इनका कंजप्शन, मतलब अगर पोलन ग्रेन्स को खाया जाए इन द फॉर्म ऑफ टैबलेट्स, ये अवेलेबल भी है। ऐसा माना जाता है कि एथलीट्स जो होते हैं
ऐसा माना जाता है कि जो एथलीट्स होते हैं ना, एथलीट्स की परफॉर्मेंस बढ़ जाती है इनकी वजह से, ठीक है, और घोड़ों की, हॉर्सेस की। एंड दे आर यूज्ड इन द फॉर्म ऑफ टैबलेट्स एंड सिरप्स, इसलिए हम इनका इस्तेमाल भी करते हैं टैबलेट्स के फॉर्म में या फिर सिरप्स के फॉर्म में, ठीक है जी। नाउ नेक्स्ट वन इज पोलन वाइबिलिटी। आखिर इस पोलन ग्रेन की वाइबिलिटी क्या है, कब तक ये जर्मिनेटिंग कैपेसिटी रख सकता है? देखो, पोलेंस ऑफ व्हीट, गेहूं के जो पोलेंस हैं, और राइस के रिमेन्स वाइबल फॉर 30 मिनट्स। गेहूं के और चावल के जो पोलन ग्रेन है वो 30 मिनट तक वाइबल हो सकते हैं, 30 मिनट तक ये जर्मिनेटिव कैपेबिलिटी रख सकते हैं। एग्जाम्पल, पोलेंस ऑफ सम मेंबर्स ऑफ रोजिएसी फैमिली और लेग्यूमिनेसी फैमिली, जिसको हम लोग बोलते हैं पल्सेस की फैमिली, सोलेनेसी यानी आलू का परिवार, आलू की फैमिली, ठीक है। ये सारी चीजें क्या है, मे रिमेन्स वाइबल फॉर द सेवरल मंथ, इनको हम कई महीने तक वाइबल कर रख सकते हैं। रोजिएसी की फैमिली, रोज की फैमिली, लेग्यूमिनेसी आपको मैं बता दिया, पल्सेस की फैमिली, दाल की, आलू की फैमिली, इनमें कई महीनों तक इनके पोलन ग्रेन्स यानी मेल गैमेटोफाइट्स वाइबल हो सकते हैं, रह सकते हैं। पोलेंस कैन बी क्रायो प्रिजर्व क्या होता है? क्रायो प्रिजर्व एक टेक्निक है जिसमें हम हाई टेम्परेचर पे, एकदम लो टेम्परेचर पे, इन द प्रेजेंस ऑफ लिक्विड नाइट्रोजन उनकी वाइबिलिटी को बढ़ा सकें। देखो, लिक्विड नाइट्रोजन में कितने टेम्परेचर पे, -196 डिग्री सेल्सियस पे हम पोलन बैंक में इसको प्रिजर्व करते हैं, ठीक है। पोलेंस ऑफ कैरेट ग्रास, और यहीं पे हमको मिलती है पार्थेनियम, जो कि अनवांटेड वीड बोलते हैं हम इसको। और क्या है इसमें, सिनोपोडियम, और हमारा नेक्स्ट आता है एमेरेंथस एटसेट्रा, मे कॉजेस पोलन एलर्जी। ये सारी चीजें पोलन एलर्जी भी करवा सकती है। एलर्जी कैसे? किसी को अगर मान लो स्मेल करा पोलन ग्रेन की वजह से एलर्जन होता है, हिस्टामिन रिलीज होगा, म्यूकस आएगा, कफ आएगा, ठीक है, क्योंकि ये वासो डायलेटर का काम करती है बिल्कुल, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं मेगा स्पोरोजेनेसिस। अब याद रखना, मेगा की बात हो रही है तो ऑब्वियस सी बात है, मेगा की बात हो रही है तो किसकी बात हो रही? फीमेल गैमेटोफाइट्स की। देखो, प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ हैप्लॉइड मेगास्पोर, हैप्लॉइड बोले तो एक n नंबर, फ्रॉम मेगास्पोर मदर सेल, मतलब कि MMC से हैप्लॉइड मेगास्पोर सेल्स बने, उसे हम कहते हैं, उस प्रोसेस को बोलते हैं मेगास्पोरोजेनेसिस। जैसे कि ये देखो, मेगास्पोर मदर सेल जो है ये 2n थी, इसमें हुआ क्या, मियोसिस हुआ, तो एक से मियोसिस में 1 से 4 रिजल्ट बनते हैं। तो एक देखो, मियोसिस हुआ एक बार, तो देखो ना, 1 सेल, 2 सेल, 3 सेल और 4 सेल का फॉर्मेशन हुआ, और सारी सेल्स कैसी हो गई, हैप्लॉइड हो गई, हैप्लॉइड, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करेंगे मेगास्पोरेंजियम, इसकी बात करेंगे हम आगे, मेगास्पोरेंजियम यानी कि ओव्यूल का फॉर्मेशन। देखिए, कह रहा है द ओव्यूल इज द स्मॉल स्ट्रक्चर विच इज अटैच्ड टू द प्लेसेंटा बाय मींस ऑफ स्टार्ट कॉल्ड फ्यूनिकल। ये कुछ ऐसा डायग्राम दिखता ही ऐसा, ठीक है जी। इसे हम क्या बोलते हैं, इसे हम बोलते हैं फ्यूनिकल। और प्लेसेंटा क्या होता है, ये वाली स्ट्रक्चर कहलाती है आपकी प्लेसेंटा। और प्लेसेंटा जैसे ह्यूमन में काम करती है, मतलब कि न्यूट्रिशन और एक्सचेंज ऑफ बेस मटेरियल करवाती है, ये भी लगभग सेम कह सकते हैं कि सेम फंक्शन है इसका। नेक्स्ट कह रहा है कि द पॉइंट ऑफ अटैचमेंट ऑफ बॉडी ऑफ ओव्यूल टू द फ्यूनिकल इज नोन एज हीलियम। अच्छा, यहाँ पर इस डायग्राम समझे। देखो जी, मैंने बोला कि जिस पॉइंट पे ओव्यूल का अटैचमेंट होगा फ्यूनिकल से, बॉडी ऑफ ओव्यूल टू द फ्यूनिकल, जो बॉडी है, ये जो फ्यूनिकल है, इसका अटैचमेंट की, इसके अटैचमेंट की बात करूँ, इसका जो अटैचमेंट है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, ये हाइलम बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको हम लोग कहते हैं हाइलम, ठीक। नेक्स्ट कह रहा है द मेन बॉडी ऑफ ओव्यूल इज कंपोज्ड ऑफ पैरेनकाइमेटस सेल, पैरेनकाइमा की सेल से बनी होगी, इज नोन एज न्यूक्लियस, जो कि याद करो न्यूट्रिशन प्रोवाइड करने के काम आ रहा था किसमें, माइक्रोस्पोर। नेक्स्ट कह रहा है ईच ओव्यूल हैज 1 और 2 प्रोटेक्टिव इंटेगुमेंट। देखो जी, ये जो आपको लेयर दिख रही है ना, ये क्या है, ये देखो, ये क्या है, ये है आउटर इंटेगुमेंट, और ये क्या है, इनर इंटेगुमेंट। क्या काम करता है ये, प्रोटेक्टिव लेयर, वर्क एज अ प्रोटेक्टिव
लेयर की तरह काम करती है, ठीक है जी। ठीक है, विच इनसर्कल्स द ओव्यूल एक्सेप्ट द टिप हैविंग स्मॉल ओपनिंग कॉल्ड माइक्रोपाइलर रीजन। ये होगी तो पूरा बंद, नीचे से पूरा बंद होगी, लेकिन एक जगह हल्का सा ओपनिंग बचेगी, इसको हम लोग बोलेंगे माइक्रोपाइलर रीजन, ये चीज, ठीक है जी। नेक्स्ट है अपोजिट ऑफ माइक्रोपाइलर एंड इज चलाजल एंड। ये माइक्रोपाइलर है तो इसका अपोजिट एंड किधर पड़ेगा, ये वाला, तो मतलब दिस इज कॉल्ड चलाजल एंड, दिस इज कॉल्ड चलाजल एंड, इसे क्या बोलेंगे, चलाजल एंड, ठीक है जी। नेक्स्ट कह रहा है कि जनरली अ सिंगल एम्ब्रियो सैक, एक एम्ब्रियो सैक ये जो है, और फीमेल गैमेटोफाइट लोकेटेड इन द न्यूक्लियस, या तो एक एम्ब्रियो सैक होगा या तो एक फीमेल गैमेटोसाइट होगा जो न्यूक्लियस पे होगा, ठीक है जी। नेक्स्ट कह रहा है सेल्स ऑफ न्यूक्लियस हैव अबंडेंट रिजर्व्स फूड मटेरियल। जो न्यूक्लियस की सेल है ना, उसके पास बहुत अबंडेंट रिसोर्स है, किसकी बहुत सारा फूड मटेरियल, बहुत ज्यादा है। फूड मटेरियल ज्यादा होगा तो क्या करेगा, यही तो न्यूट्रिशन प्रोवाइड करेगा। दैट्स व्हाई यही तो न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है, प्रोवाइड द नरिशमेंट टू द डेवलपिंग एम्ब्रियो। जो डेवलपिंग एम्ब्रियो होगा उसका खाना पीना सब कुछ यही करवाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आता है हमारे पास फीमेल गैमेटोफाइट्स यानी कि एम्ब्रियो सैक। इन अ मेजॉरिटी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट आउट ऑफ 4 मेगास्पोर्स, one of the megaspore is functional while other 3 will be degenerated, और इसी को बोलते हैं मोनोस्कोपिक डेवलपमेंट, मोनोस्पोरिक। एक टर्म याद रखना, आगे डिफाइन करने को मान लो कि व्हाट इज मोनोस्पोरिक डेवलपमेंट, कहना कि मेजॉरिटी ऑफ फ्लावर में, ज्यादातर फ्लावर में होता क्या है, मेजॉरिटी ऑफ फ्लावर में आउट ऑफ 4 मेगा स्पोर्स होते हैं, 4 मेगा स्पोर्स में 3 डीजनरेट कर जाते हैं, टूट जाते, 3 क्या हो गए, डीजनरेट हो, 3 टूट गए, और जो एक फंक्शनल बचा 1 मेगा स्पोर इज फंक्शनल, और उसी 1 मेगा स्पोर का फंक्शनल होना और 3 का डीजनरेट कर जाना इज नोन एज मोनोस्पोरिक डेवलपमेंट। क्या, मोनोस्पोरिक डेवलपमेंट, याद रखिएगा, इट इज इंपॉर्टेंट, मोनोस्पोरिक डेवलपमेंट, ठीक है जी। कह रहा था फंक्शनल मेगास्पोर डेवलप्स इनटू एम्ब्रियो सैक। जो फंक्शनल मेगास्पोर बनेगा ये चीज, ये डेवलप किस में हो जाएगा, मेगास्पोर में बदल जाएगा। नेक्स्ट कह रहा द न्यूक्लियस ऑफ फंक्शनल मेगास्पोर, यानी कि जिसकी हेप्लॉइडी कंडीशन कैसे है, एन नंबर, एन क्या है मतलब हेप्लॉइड, ठीक है, जो कैसा है, जो है एन नंबर में, यानी कि हेप्लॉइड कंडीशन, ठीक है। अंडरगो 3 सक्सेसिव माइटोसिस, 3 बार लगातार माइटोसिस होगा, यानी माइटोटिक डिवीजन होगा, विच रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ 8 न्यूक्लिएटेड स्टेज। देखो एक से बना 2, तो देखो 2 दूना 4 दूनी 8, ठीक है। तो 3 बार बोला ना, यहाँ पे मैंने मेंशन किया ना, कहा गया, देखो 3 सक्सेसिव, मैं यहाँ मार्क कर रहा हूँ, 3 बार 3 सक्सेसिव माइटोटिक डिवीजन, एक माइटोटिक डिवीजन से 2 बनता है, तो 3 बार 2 दूना 4 दूनी 8, ठीक है। नेक्स्ट कह रहा है अब होगा क्या, ये जो 8 न्यूक्लिएटेड स्टेज है, स्टेज ऑफ एम्ब्रियो सैक, इसमें से फ्री न्यूक्लियर डिवीजन होगा, इसमें अब फ्री न्यूक्लियर डिवीजन मतलब दबा के न्यूक्लियस डिवाइड करे। वही कह रहा है कि द सेल वॉल फॉर्मेशन स्टार्ट्स एट 8 न्यूक्लिएटेड स्टेज, 8 न्यूक्लिएटेड स्टेज पे सेल वॉल का फॉर्मेशन यानी कि बनना शुरू हो जाएगा। 3 सेल्स आर ग्रुप्ड टुगेदर एट माइक्रोपाइलर एंड, याद करो माइक्रोपाइलर एंड, ये रहा, ये माइक्रोपाइलर एंड ये रहा, यहाँ पे 3 सेल्स बन जाएंगी, मैं इसको जरा इरेज करके दिखाता हूँ। यहाँ पे आप देखो 3 सेल्स यहाँ पे बन जाएंगी, यहाँ पे देखो 3 सेल्स दिख रही है, एक सेल ये, दूसरी ये, एक ये, 3 सेल माइक्रोपाइलर एंड पे जुड़ जाएंगी। और कह रहा है फ्रॉम, अच्छा, एंड टू फॉर्म द एग अपर्चर एग, और उसमें से 2 सिनर्जिड सेल्स होगी, एक होगी एक्सेल, ये देखो 2 यहाँ पे सिनर्जिड सेल्स, ये देखो कता दिखा रहा है, ये सिनर्जिड सेल, तो यहाँ पे सिनर्जिड सेल्स होंगी, और ये बचा हुआ ये क्या है, ये है एग सेल्स, ठीक है जी। नेक्स्ट कह रहा है कि द 3 सेल्स आर ग्राउंडेड एट चलाजल एंड, और 3 सेल चलाजल एंड पे होंगी, ये देखो ना, 1 2 3 सेल चलाजल एंड पे होंगी, एंड दे आर कॉल्ड एंटीपोडल सेल्स, ये देखो, और इसी चलाजल एंड पे जो सेल्स हैं इनको हम क्या बोलते हैं, ये देखो एंटीपोडल सेल्स, इसलिए मैं डायग्राम में पहले नहीं बताया, ठीक है जी।
और कह रहा कि द रिमेनिंग 2 न्यूक्लियाई आर पोलर न्यूक्लियाई। अब बचा हुआ 2 न्यूक्लियाई क्या है? पोलर न्यूक्लियाई। ये देखो, ये एक न्यूक्लियाई, ये देखो एक न्यूक्लियाई यहाँ पे है, एक ये है। ये दोनों बचे हुए न्यूक्लियाई क्या कहलाएंगे? 2 पोलर न्यूक्लियाई। क्लियर है क्या? इन दोनों को हम बोलेंगे 2 पोलर न्यूक्लियाई। ठीक है। मूव टू द सेंटर ऑफ एम्ब्रियो सैक, ये बीच में चले जाएंगे और इसी को हम कहेंगे सेंट्रल सेल्स। ठीक है। Thus, typical angiospermic embryo sac at maturity is 8 nucleate and 7 cells। मतलब कि एक एंजियोस्पर्म की मेच्योरिटी पे उसमें 8 न्यूक्लिएटेड सेल्स और 8 न्यूक्लिएटेड एंड 7 सेल स्टेज होती है। 8 न्यूक्लिएटेड एंड 7 सेल स्टेज होती है। ठीक है। अब हम थोड़ा सा ये स्ट्रक्चर देख लेते हैं फटाफट। देखो जी, ये है मेगास्पोर। ठीक है। मेगास्पोर का डेवलपमेंट हुआ। आगे जो यहाँ पे मैंने अभी बताया था उसमें आप देखिए, हमारे पास ये रही 3 सिनर्जिड सेल्स। ये रही हमारे पास, देखो 3 सिनर्जिड सेल्स, 1 2 और ये 3। क्या ये सिनर्जिड सेल्स हैं? एक्स सेल्स। अच्छा, ये 2 तो सिनर्जिड सेल्स हैं, सॉरी। और ये जो है ये क्या है? एक ये क्या है? ये है एक्स सेल्स। ये सेंट्रल सेल जिसको हम लोग 2 पोलर न्यूक्लियाई बोलते हैं। और ये रहे हमारे पास एंटीपोडल सेल्स। ठीक है। नेक्स्ट आता है कि डेवलपमेंट में टाइप्स ऑफ पॉलिनेशन। पॉलिनेशन कितने टाइप के हो सकते हैं भाई? पॉलिनेशन भी देख लीजिए। ऑटोगैमी का डेफिनेशन क्या होगा? ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन्स फ्रॉम द एंथर टू द स्टिग्मा ऑफ सेम फ्लावर। एक ही फ्लावर का पोलन ग्रेन उसी फ्लावर के स्टिग्मा पर चला जाए, कहलाता है ऑटोगैमी। फीचर्स क्या होंगे? कहलाएंगे सेल्फ पॉलिनेशन कहलाएगा ये। ज़िटेनोगैमी क्या है? ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन का ट्रांसफर हो जाए फ्रॉम द एंथर टू द स्टिग्मा ऑफ अनदर फ्लावर। एक फ्लावर के एंथर से दूसरे फ्लावर के स्टिग्मा पर चला जाए, उसी प्लांट का पेड़ वही हो लेकिन दूसरा फ्लावर हो, वो क्या होगा? उसे हम कहेंगे ज़िटेनोगैमी। ठीक है। इट इज फंक्शनली कॉल्ड क्रॉस पॉलिनेशन से बोलते हैं हम। इन्वॉल्विंग अ पॉलिनेशन एजेंट, इसमें एजेंट्स की जरूरत पड़ती है, या तो हवा, या तो पानी, या तो इंसेक्ट। जेनेटिकली इट इज सिमिलर टू ऑटोगैमी। जेनेटिकली ये ऑटोगैमी ही है क्योंकि पेड़ तो सेम है ना। सिंस द पोलन ग्रेन्स कम्स फ्रॉम द सेम प्लांट, क्योंकि पोलन ग्रेन्स एक ही प्लांट का है, इसलिए इन्हें जेनेटिकली हम ऑटोगैमी ही कह सकते हैं। बात अलग होती है ज़िटेनोगैमी या फिर इसमें ज़ीनोगैमी। ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन फ्रॉम अनदर एंथर टू द स्टिग्मा ऑफ डिफरेंट प्लांट। दूसरे प्लांट के स्टिग्मा, एंथर का पोलन ग्रेन दूसरे प्लांट के स्टिग्मा पे आ जाए, उसे हम कहेंगे ज़ीनोगैमी। ये है प्रॉपर क्रॉस पॉलिनेशन। ठीक है। कहने को तो ज़िटेनोगैमी भी क्या एक तरह का क्रॉस पॉलिनेशन है, लेकिन जेनेटिकली ये ऑटोगैमी। प्रॉपर क्रॉस पॉलिनेशन कौन है? ज़ीनोगैमी। ठीक है। एजेंट्स ऑफ पॉलिनेशन कौन कौन से एजेंट्स? बायोटिक हो सकते हैं। बायोटिक मतलब लिविंग में क्या आ जाएंगे? इंसेक्ट्स वगैरह, एनिमल्स। एंड एबायोटिक एजेंट्स ऑफ पॉलिनेशन में क्या आ जाएगा? विंड, वाटर, हवा, पानी। ठीक है। बायोटिक एजेंट्स की मैं बात करूं तो क्या क्या आ जाएगा इसमें? बीज, मक्खी, मधुमक्खी, फ्लाइज, बटरफ्लाई, वास्प, मॉथ, एंट्स, बर्ड्स, रोडेंट्स। ये सारी चीज़ें किस में आ जाती हैं? ये आ जाएंगी आपके बायोटिक एजेंट्स में, मतलब लिविंग। नॉन अच्छा, रेप्टाइल्स भी आ जाएंगे, कुछ प्राइमेट्स भी आ जाएंगे। एबायोटिक एजेंट्स की मैं बात करूं तो इसमें विंड और वाटर आ जाएगा, जो मैंने पहले बता दिया। टाइप्स ऑफ फ्लावर इन सम फ्लावर लाइक, कौन कौन से? लाइक कॉमेलिना जो है, या फिर ऑक्जेलिस, या फिर वायोला, हैव 2 टाइप्स ऑफ फ्लावर। देखो कौन कौन से फ्लावर की मैं बात किया? कॉमेलिना कॉमेलिना, ऑक्सेलिस और वायोला की मैं बात करूं, इसमें 2 टाइप के फ्लावर्स होते हैं। पहला है चेस्मोगैमस फ्लावर। फ्लावर रिमेन्स ओपन आफ्टर मेच्योरिटी, बोथ सेल्फ पॉलिनेशन और क्रॉस पॉलिनेशन बोथ कहना कर लगता है। मेच्योरिटी के बाद भी फ्लावर खुला ही रहे तो इसमें सेल्फ पॉलिनेशन और क्रॉस पॉलिनेशन दोनों होने के चांस, इसे हम कहते हैं चेस्मोगैमस फ्लावर। कैसे? चेस्मोगैमस फ्लावर। ठीक है। नेक्स्ट आता है क्लिस्टोगैमस फ्लावर। क्लिस्टोगैमस फ्लावर क्या है? फ्लावर्स रिमेन्स क्लोज थ्रू आउट द लाइफ, जिंदगी भर ये फ्लावर्स बंद रहेंगे। और सोचो, अगर पीटल्स बंद रहेंगे तो स्टिग्मा भी अंदर
पोलन ग्रेन भी अंदर, तो मतलब कन्फर्म इसमें सेल्फ पॉलिनेशन ही होगा। यानी याद रखना, क्लिस्टोगैमस फ्लावर में ऑलवेज, क्लिस्टोगैमस फ्लावर में हमेशा ऑलवेज सेल्फ पॉलिनेशन ही होगा, जबकि चेस्मोगैमस में सेल्फ और क्रॉस दोनों हो सकता है। ठीक है, आप लोग ये ना समझिए कहीं कहीं पीडीएफ आपको अच्छे से दिख रही है, जैसे यहाँ पे एकदम क्लियर दिख रही है, यहाँ पे हल्का ब्लरी दिख रही है, या फिर क्वालिटी की दिक्कत नहीं है, हमारे नोट्स की दिक्कत। ठीक है, सो ओनली सेल्फ पॉलिनेशन यानी ऑटोगैमी कैन अकर इन दिस फ्लावर, सच जो हमने बता दिया। ठीक है, आउट ब्रीडिंग क्या क्या है? आउट ब्रीडिंग डिवाइसेस, flowering plant have developed many devices called breeding devices. ठीक है, discourages of self pollination to encourage the cross pollination. आउट ब्रीडिंग डिवाइसेस में हम सेल्फ पॉलिनेशन को रोकते हैं, आउट क्रॉस पॉलिनेशन को बढ़ावा देते हैं। एज कंटिन्यूड सेल्फ पॉलिनेशन लीड्स टू द इनब्रीडिंग डिप्रेशन। और क्यों हम ऐसा क्यों करते हैं? क्योंकि जो आउट ब्रीडिंग है इसमें होगा हमेशा सेल्फ पॉलिनेशन, तो हम उसी को रोकेंगे। क्यों? क्योंकि सेल्फ पॉलिनेशन की वजह से इनब्रीडिंग डिप्रेशन आ जाएगा, कोई एक कैरेक्टर दब जाएगा हमेशा के लिए। ठीक है, टाइप्स क्या क्या हैं देखो। पहला है नॉन सिंक्रोनाइजेशन ऑफ पोलन रिलीज एंड स्टिग्मा रिसेप्टिव। सेकेंड है पोजीशन ऑफ एंथर और स्टिग्मा इन सच अ वे दैट पोलन कैन नॉट कम इन कॉन्टैक्ट। इससे क्या होगा, पोलन जो है कॉन्टैक्ट में नहीं आ पाएंगे जब स्टिग्मा और एंथर को ही अलग कर देंगे। और पहला क्या कह रहा था, नॉन सिंक्रोनाइजेशन ऑफ पोलन रिलीज, मतलब जब पोलन ग्रेन निकले तो स्टिग्मा को दूर रखो। और सेकंड में वही कह रहा है, एंथर और स्टिग्मा को ऐसा कर दो अलग अलग कि ये आपस में इनब्रीडिंग कर ही ना सके। सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी, इनकी इनकम्पैटिबिलिटी को कम कर दो ताकि आपस में ना मिल सके। प्रोडक्शन ऑफ यूनिसेक्सुअल प्लांट, एक ही कोशिश करो किसी एक प्लांट से या तो एंथर काट दो, होगा क्या, अब उसमें मेल है ही नहीं, सिर्फ फीमेल है, यानी कि उसमें यूनिसेक्सुअल फ्लावर, मतलब कि सिंगल सेक्स। ठीक है, नेक्स्ट बात आती है पोलन पिस्टल इंटरेक्शन। द पिस्टल हैज एबिलिटी टू रिकॉग्नाइज पोलन ग्रेन। पिस्टल यानी कि जो स्टिग्मा है उसके पास कैपेबिलिटी होती है रिकॉग्नाइज करने की कि वो पोलन उसी की स्पीसी का है कि किसी और के, वेदर इट इज राइट टाइप यानी कि कंपैटिबल है, अगर सेम स्पीसी का है तो कंपैटिबल है, अलग स्पीसी का है तो इनकम्पैटिबल है, उसको थोड़ा सा पोलन ट्यूब बनेगा फिर रोक देगा। इफ इट इज कंपैटिबल, अगर कंपैटिबल है तो पिस्टल एक्सेप्ट कर लेगा पोलन ग्रेन को और आगे बढ़ा देगा पोलन ट्यूब के फॉर्मेशन। द पोलन ग्रेन जर्मिनेट्स ऑन स्टिग्मा टू प्रोड्यूस पोलन ट्यूब, ताकि वो अब क्या होगा, पोलन ग्रेन इनिशिएट करता है स्टिग्मा पे कि पोलन ट्यूब बने जिसके थ्रू वो नीचे जाके फर्टिलाइज कर सके। कॉन्टैक्ट में है जनरेटिव सेल्स के और टू मेल गैमीट्स जो हैं नए स्पीसी के, दोज स्पीसी विच पोलन इज लिबरेटेड इन द 3 सेल स्टेज मूव इनटू द पोलन ट्यूब। अब वो तीनों सेल स्टेज जो जर्मिनेटिव सेल है वो उस पोलन ट्यूब में आ जाएगी, इसके थ्रू वो ले जाएगी उसको ओवरी में। पोलन ट्यूब ग्रोथ थ्रू द टिश्यू ऑफ स्टिग्मा एंड स्टाइल्ड बाय सेक्रेटिंग एंजाइम। एक एंजाइम सेक्रेट करेगा एंड एंटर्स द ओव्यूल थ्रू द माइक्रोपाइलर वाया वन ऑफ द सिनर्जिड सेल। सिनर्जिड सेल से होकर जाएगा या फिर माइक्रोपाइलर रीजन जहां पे याद है खुला था। फिलीफॉर्म अपर्चर गाइड्स द एंट्री ऑफ पोलन ट्यूब। पोलन ट्यूब को कौन गाइड करता है? फिलीफॉर्म अपर्चर। ठीक है, एक फिलीफॉर्म अपर्चर होता है वो गाइड करता है। देन आती है मेन बात कि व्हाट इज डबल फर्टिलाइजेशन। आखिर ये डबल फर्टिलाइजेशन है क्या? देखो, द पोलन ट्यूब रिलीजेस 2 मेल गैमेट्स इनटू द साइटोप्लाज्म ऑफ सिनर्जिड्स। जो आपका पोलन ट्यूब है वो 2 मेल गैमेट्स को रिलीज करता है, निकालता है, और साइटोप्लाज्म ऑफ सिनर्जिड सेल्स के साइटोप्लाज्म में वो निकालता है। 1 मेल गैमेट मूव टुवर्ड्स सेल एक्स सेल्स एंड अदर मेल गैमेट टुवर्ड्स सेंट्रल सेल। एक मेल गैमेट एक्स सेल्स की तरफ जाएगा, दूसरा कहाँ जाएगा? सेंट्रल सेल। याद करो ये सेंट्रल सेल क्या है? ये वही थे 2 पोलर न्यूक्लियाई। ठीक है। सिंगैमी क्या है? सिंगैमी देखो, सिंगैमी क्या है? एक सेकंड। जब
एक मेल गैमीट और एक एग सेल, जब एक मेल गैमीट एक सेल से मिले और जाइगोट का फॉर्मेशन हो जाए, और किस चीज का फॉर्मेशन हो जाए, जाइगोट का, और वो जाइगोट कैसा है भाई, n+n है, यानी कि डिप्लॉयड कंडीशन वाला जाइगोट, यानी 2n, ठीक है। तब हम उसे क्या बोलेंगे, तब हम उसे बोलेंगे सिंगैमी कंडीशन। नेक्स्ट आता है ट्रिपल फ्यूजन। व्हाट डू यू मीन बाय ट्रिपल फ्यूजन? ट्रिपल फ्यूजन क्या है? ट्रिपल फ्यूजन जब सेकंड मेल गैमेट, दूसरा मेल गैमेट दो पोलर न्यूक्लियाई के साथ मिल जाए तो और क्या बना ले, वो PEN बना ले। अच्छा, एंडोन्यूक्लियर सिस्टम है ये। एंडोन्यूक्लियर सिस्टम कैसा होगा, ये एंडोन्यूक्लियर सिस्टम 3n होगा, इसे बोलेंगे हम ट्रिप्लॉइड। कैसा होगा जी, ये होगा ट्रिप्लॉइड कंडीशन, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं, नेक्स्ट है हमारा सिंस 2 टाइप्स ऑफ फ्यूजन टेक्स प्लेस इन एम्ब्रियो सैक। तो हमारे एम्ब्रियो सैक में 2 तरीके का फ्यूजन होता है, पहला सिंगैमी होता है, दूसरा ट्रिपल फ्यूजन होता है। हेंस इट इज कॉल्ड डबल फर्टिलाइजेशन। देखो ना, 2 बातें हुई, एक तो सिंगैमी हुई, दूसरा हुआ ट्रिपल फ्यूजन, तो 2 बार फर्टिलाइजेशन हुआ ना, इसी को हम कहते हैं डबल फर्टिलाइजेशन, ठीक है। पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स क्या क्या है, पहला है एंडोस्पर्म का बनना और एम्ब्रियो का डेवलपमेंट होना, दूसरा है मैचुरेशन ऑफ ओव्यूल एंड ओवरी, ओवरी और ओव्यूल का मैचुरेशन होना और एंडोस्पर्म और एम्ब्रियो का डेवलपमेंट होना, क्या है ये, पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स में आता है। आइए हम सबकी ट्रिप्लॉइडी देख, सबकी कंडीशन देख लेते हैं कैसी है, हैप्लॉइड, डिप्लॉइड, ट्रिप्लॉइड। ओवरी जो होती है 2n होती है, फ्रूट बनाती है आगे चल के। ओवेरियन वॉल जो होती है वो भी डिप्लॉइड होता है, वो पेरिकार्प बनाता है। ओव्यूल 2n होता है, सीड बनाता है। आउटर इंटेगुमेंट 2n होता है, टेस्टा बनाता है, ठीक है। इनर इंटेगुमेंट 2n होता है, टेग्मा बनाता है। जाइगोट 2n होता है, एम्ब्रियो बनाता है आगे। प्राइमरी एंडोन्यूक्लियर सेल्स जो अभी मैंने बताया था वो 3n होता है, ट्रिप्लॉइड होता है, एंडोस्पर्म बनाता है। सेपल्स जो होते हैं 2n होते हैं, वो गिर जाते हैं, फॉल डाउन हो जाते हैं। पीटर्स जो होते हैं 2n होते हैं, वो भी गिर जाते हैं। और जो स्टेमेंस होती हैं वो भी 2n होती हैं, और वो क्या कहते हैं, वेदर अवे, दूर हो जाती हैं। स्टिग्मा स्टाइल 2n होती हैं, विदर अवे साथ में। न्यूक्लियस जो होता है, न्यूसिलस सॉरी, वो कंज्यूम्ड करा जाता है, मे बी प्रेजेंट एज अ पेरिस्पर्म। या तो न्यूक्लियस को खा लेगा प्लांट, या तो वो रह जाएगा, और अगर वो प्रेजेंट है, रह जा रहा है, तो वो किसका एग्जांपल है, वो कोकोनट का। जो आप कोकोनट का नारियल पानी पीते वो क्या है, वो इंडियन न्यूक्लियस ही तो है, वो न्यूक्लियस ही तो है। सिनर्जिड सेल्स कैसी हैं, हैप्लॉइड है, डीजनरेट हो जाती हैं। एंटीपोडल सेल्स भी हैप्लॉइड हैं, वो डीजनरेट हो जाती है। बहुत ये दोनों खास तौर पे इंपॉर्टेंट है, ठीक है। नाउ डेवलपमेंट ऑफ एंडोस्पर्म। एंडोस्पर्म का डेवलपमेंट कैसे है, देखो एंडोस्पर्म का डेवलपमेंट, द प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल्स जिसको हम PEC बोलते हैं, इन एम्ब्रियो सैक डिवाइड्स अगेन एंड अगेन। एम्ब्रियो सैक में ये क्या करेगा, जो प्राइमरी एंडोस्पर्म है, प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल है, वो बार बार डिवाइड करेगा एंड फॉर्म्स आर ट्रिप्लॉइड एंडोस्पर्म। 3 ट्रिप्लॉइड एंडोस्पर्म बनाएगा। द सेल्स ऑफ एंडोस्पर्म्स आर फिल्ड विथ रिजर्व फूड मटेरियल व्हिच इज यूज्ड फॉर द नरिशमेंट, की तरह वो यूज किया जाएगा ऑफ एम्ब्रियो ड्यूरिंग इट्स डेवलपमेंट एंड ऑल्सो फॉर द यंग सीडलिंग एट टाइम्स ऑफ जर्मिनेशन। जर्मिनेशन के टाइम पे जो यंग वन होगा वो उसको एज अ कंजर्व करेगा फॉर द न्यूट्रिशन या फिर फूड की तरह, जैसे पेन है, ठीक है। प्राइमरी एंडोन्यूक्लियर सिस्टम, इसमें होगा न्यूक्लियर डिवीजन, सॉरी, इसमें होगा न्यूक्लियर डिवीजन, और ये आगे चल के बनाएगा फ्री न्यूक्लियस। और ये फ्री न्यूक्लियस क्या है, ये इसमें है एंडोस्पर्म, जो कि हम अभी बताए एग्जांपल किसका होगा, ये कोकोनट वाटर, एंडोस्पर्म ही तो है। आगे चल के ये सेल वॉल फॉर्मेशन करेगा, सेलुलर बना होगा, सेलुलर एंडोस्पर्म। एग्जांपल है किसका, वाइट कर्नेल ऑफ फ्रूट, सॉरी वाइट कर्नेल ऑफ कोकोनट, कोकोनट का जो वाइटिश पार्ट होता है वो, ठीक है। नाउ नेक्स्ट है डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो। एम्ब्रियो का डेवलपमेंट देखो, एम्ब्रियो फॉर्मेशन स्टार्ट आफ्टर सर्टेन अमाउंट ऑफ एंडोस्पर्म इज फॉर्म्ड। जब कुछ एंडोस्पर्म का फॉर्मेशन हो जाता है तब जो है एम्ब्रियो का डेवलपमेंट होगा, ठीक है। फॉलोइंग आर द स्टेज ऑफ डेवलपमेंट ऑफ डाइकोटिलिडोनियस एम्ब्रियो। हम देखेंगे डाइकोटिलिडियन
डाइकोटिलिडन एम्ब्रियो का कैसे फर्दर डेवलपमेंट होता है वो चीज। पहला है, ये है फर्टिलाइज सेल, ठीक है, ये फर्टिलाइज सेल देन बनता है, ये ऐसी सेल स्टेज बनती है इसमें ये एपिकल सेल होती है, ये एपिकल सेल होती है, ये है बेसल सेल। आगे चल के ये डेवलप होता है किसमें, ये रहा बेसल सेल, आप देख सकते हो। फिर ये, अच्छा, ये जो फर्टिलाइज सेल है ये क्या है, जाइगोट है। देन ये वाली सेकंड सेल स्टेज, ये हम मान लेते हैं फर्स्ट, ये जो सेकंड है, सेकंड तो ये है प्रो एम्ब्रियो, ठीक है। देन उसके बाद ये जो थर्ड वाली स्टेज है इसको हम लोग बोलते हैं ग्लोबुलर। ये जो फोर्थ सेल है इसको हम बोलते हैं हार्ट शेप एम्ब्रियो, हार्ट शेप एम्ब्रियो। और ये जो फिफ्थ स्टेज है इसको हम लोग बोलते हैं मैच्योर एम्ब्रियो, ठीक है। तो याद रखिएगा आप कि इसमें डिफरेंशिएशन क्या क्या है। अब हम बात करते हैं डाइकॉट एम्ब्रियो की। डाइकॉट में, ए टिपिकल डाइकॉट एम्ब्रियो कंसिस्ट ऑफ एन एम्ब्रियो एक्सिस। एक जो टिपिकल यानी कॉमन डाइकॉट एम्ब्रियो होता है उसमें एक एक्सिस होता है और दो कॉटलिडन होंगे। भाई डाई मतलब दो है, ठीक है। द पोर्शन ऑफ एम्ब्रियोनल एक्सिस अबव द लेवल ऑफ cotyledon is epicotyle and the portion below the level of cytocondyle, या फिर मैं बोलूँ cotyledon in hypocotyle, ठीक है, hypocotyle। अब मैं अगर बात करूँ अगर मोनोकॉट एम्ब्रियो की, तो मोनोकॉट यानी किसकी बात मैं कर रहा हूँ, राइस और मेज की बात कर रहा हूँ, ठीक है। हैज वन कॉटलिडन, एक कॉटलिडन होता है जिसको हम लोग बोलते हैं स्कैडुलम। स्कैडुलम इसको हम क्या कहते हैं, याद रखना, एक कॉटलिडन को हम लोग क्या बोलेंगे, स्कैडुलम। द एम्ब्रियोनल एक्सिस हैज रेडिकल एंड रूट कैप एनक्लोज्ड विद द सीड कॉल्ड कोलियोराइजा। सीड में एनक्लोज होगा, इसको हम लोग बोलेंगे कोलियोराइजल स्टेज, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं द अपर एंड, यानी जो ऊपर का एंड है जिसको बोलेंगे अपर, मतलब एपी, एंड को बोलते हैं हम कोटाइल, एपीकोटाइल जिसको बोलेंगे अपर है। हैज प्लीम्यूल, भैया क्योंकि प्लीम्यूल आगे बनाना है उसको शूट, इसलिए ये ऊपर है। विच इज कवर्ड बाई हॉलो फॉलिकर स्ट्रक्चर कॉल्ड कोलियोपेटाइन। एक अलग सी स्ट्रक्चर है उससे बना, मतलब मिल्क बना होगा, उसको हम लोग बोलेंगे कोलियोटाइप। नेक्स्ट आता है पॉली एम्ब्रियोनी। पॉली मतलब ढेर सारी, अकरेंस ऑफ मोर देन वन एम्ब्रियो, एक से ज्यादा एम्ब्रियो का होना किसी एक सीड में, उसे हम क्या कहते हैं, पॉली एम्ब्रियोनी स्टेज। एग्जाम्पल इसका क्या हो जाता है, एग्जाम्पल हो जाता है ऑरेंज, लेमन, अनियन, मैंगो, ग्राउंडनट एटसेट्रा, ठीक है जी। इट मे बी ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ मोर देन वन egg cells इन द एम्ब्रियोनिक सैक। ये क्यों हो सकता है, क्योंकि एक से ज्यादा सेल की मौजूदगी हो सकती है किसमें, एम्ब्रियोनिक सैक में, इसलिए ऐसा होता है। और मोर देन वन एम्ब्रियो, या फिर एक से ज्यादा एम्ब्रियो की मौजूदगी हो एम्ब्रियो सैक में, ओव्यूल में, एम्ब्रियो सैक का ओव्यूल में, ठीक है। रीजंस ऑफ पॉली एम्ब्रियो क्या हो सकते हैं रीजंस, इट इज ड्यू टू फर्टिलाइजेशन ऑफ मोर देन वन एग सेल्स इन एन ओव्यूल। एक से ज्यादा सेल्स के साथ फर्टिलाइजेशन हो जाए ओव्यूल में, ये चीज हो सकती है। द कंडीशन डेवलप व्हेन एन एम्ब्रियो सैक कंटेन्स मोर देन वन सेल। ये कंडीशन तब आती है जब एम्ब्रियो सैक में एक से ज्यादा सेल की मौजूदगी हो और ओव्यूल कंटेन्स मोर देन वन एम्ब्रियो, या फिर ओव्यूल एक से ज्यादा एम्ब्रियो सैक रखे, तब ये पॉली एम्ब्रियोनिक स्टेज या फिर पॉली एम्ब्रियोनिक कंडीशन हो सकती है, ठीक है जी। नेक्स्ट है सीड। आखिर सीड क्या है, आफ्टर फर्टिलाइजेशन ओव्यूल मैच्योर्स इनटू सीड। ओव्यूल आगे चल क्या बनती है, मैच्योर सीड बनती है। तो देखो सीड क्या है, पहले सीड कोट होगा उसमें और कर्नल होगा। सीड कोट आगे चल के टेस्टा बनाएगा, ये टेस्टा जो है आउटर लेयर होगी और टेगमा जो होगी इनर लेयर होगी। और कर्नल का काम क्या है, कर्नल आगे चल के पेरिस्पर्म बनाएगा, एंडोस्पर्म बनाएगा और एम्ब्रियो बनाएगा। ये जो एंडोस्पर्म है ये आगे चल के एम्ब्रियोनिक एक्सिस बनाएगा जो कि प्लीम्यूल और रेडिकल में डेवलप होगा। ये प्लीम्यूल आगे चल के शूट बनाएगा और ये जो रेडिकल है ये आगे चल के रूट बनाएगा और एम्ब्रियो जो है कॉटिलिडन में डिवाइड हो जाएगा। अब बात आती है नॉन एल्ब्यूमिनियस सीड। कौन से होते हैं नॉन एल्ब्यूमिनियस सीड, दो सीड्स इन विच नो रेजिडुअल एंडोस्पर्म, जिसमें कोई भी बचे हुए एंडोस्पर्म ना हो, उन्हें हम बोलेंगे नॉन एल्ब्यूमिनियस सीड। is found because it is completely consumed during the development of embryo। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि जब एम्ब्रियो का डेवलपमेंट हो रहा था ना, तो हुआ क्या, उस डेवलपिंग एम्ब्रियो ने क्या किया, पूरा एंडोस्पर्म कंज्यूम कर लिया अपने डेवलपमेंट में, तो उसमें कुछ बचा नहीं यूजलेस, या फिर एंडोस्पर्म कोई एंडोस्पर्म नहीं बचा, और नहीं बचा तो इसलिए कहलाया वो नॉन एल्ब्यूमिनियस। नॉन एल्ब्यूमिनियस का एग्जाम्पल क्या क्या हो जाएगा, जैसे कि मटर, पी, ग्राम और ग्राउंडनट, ठीक है।
ये है नॉन एल्ब्यूमिनियस। अब मैं बात करूँ अगर एल्ब्यूमिनियस की, तो एल्ब्यूमिनियस क्या है, दो सीड्स विच रिटेन द पार्ट ऑफ एंडोस्पर्म, जिसमें एंडोस्पर्म बचा रह जाए, उसे हम बोलेंगे एल्ब्यूमिनियस। जैसे कि बचा रह जाए कब, एंडोस्पर्म के डेवलपमेंट में कंप्लीटली वो कंज्यूम ना कर पाए, यानी कि एंडोस्पर्म बच जाए, जैसे कि मेज, वीट, सनफ्लावर, कैस्टर। ठीक है जी। नेक्स्ट बात हम करते हैं सीड डिस्पर्जल। सीड डिस्पर्जल, अब सीड डिस्पर्जल यानी कि सीड का एक जगह से दूसरी जगह जाना। सीड डिस्पर्जल आर न्यू हैबिटेट्स थ्रू दो एजेंट्स लाइक वाटर, विंड एंड एनिमल। ठीक है, सीड का एक जगह से किसी बायोटिक या एबायोटिक फैक्टर्स की वजह से कहीं और चला जाए, उसे बोलते हैं सीड डिस्पर्जल। नेक्स्ट बात आती है एपोमैक्सिस। एपोमैक्सिस इज अ फॉर्म ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन दैट मिमिक्स द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन वेयर सीड्स आर फॉर्म्ड विदाउट फर्टिलाइजेशन। ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की मिमिक्री करता है, मतलब यहाँ पे सीड भी बन जाए और फर्टिलाइजेशन भी ना हो, मतलब दो गैमेट्स भी ना मिले। इसी की तरह होता है पार्थिनोजेनेसिस एनिमल्स में, और प्लांट्स में होता है पार्थिनोकार्पिक। एडवांटेज ऑफ एपोमैक्सिस सीड। एपोमैक्सिटी का एग्जाम्पल क्या, मतलब ये एडवांटेज क्या क्या हो जाएगा, नो सेग्रीगेशन ऑफ कैरेक्टर्स इन हाइब्रिड प्रोजेनी। हाइब्रिड प्रोजेनी में इनके कैरेक्टर्स अलग नहीं होंगे। दीज सीड्स कैन बी यूज टू ग्रो क्रॉप ईयर्स आफ्टर ईयर, साल दर साल इनको हम यूज कर सकते हैं। दीज आर इकोनॉमिकल एज हाइब्रिड सीड्स आर नॉट यूज टू ग्रो क्रॉप्स ईयर आफ्टर ईयर। हाइब्रिड सीड्स को हम हर साल नहीं ग्रो कर सकते, इसलिए एपोमैक्सिस की बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। नेक्स्ट बात करते हैं हम पार्थिनोकार्पिक फ्रूट्स की। अब अगर मैं पार्थिनोकार्पिक फ्रूट्स की मैं बात कर रहा हूँ, तो ये देखो ये होता क्या है, पार्थिनोकार्पिक की मैं बात करूँ क्या है, द फ्रूट्स विच आर यूज्ड यानी डेवलप करा जाए विदाउट फर्टिलाइजेशन इज नोन एज पार्थिनोकार्पिक फ्रूट्स। सच फ्रूट्स आर सीडलेस, इनमें सीड्स नहीं होती। बेस्ट एग्जांपल मैं देता हूँ किसका, बेस्ट एग्जांपल होता है ये बनाना का, केले में। दिस फिनोमिना ऑफ डेवलपमेंट ऑफ फ्रूट विदाउट फर्टिलाइजेशन इज नोन एज पार्थिनोकार्पिक। बिना फर्टिलाइजेशन के फ्रूट का बन जाना कहलाता है पार्थिनोकार्पिक। एग्जांपल बेस्ट है किसका, बनाना का। अगर ये पार्थिनोकार्पिक ना करें तो ये जो हम लोग खाने वाला पार्ट होता है बनाने का, वो पूरा सीड से बना होगा। ठीक है जी, ये आपके कुछ क्वेश्चन हैं, आप फटाफट स्क्रीनशॉट ले लो, जल्दी से एक बार स्क्रीनशॉट ले लो। 1 2 3 आगे, 1 2 3। ठीक है जी, 1 2 3 1 2 3। चलो जी, उम्मीद करते हैं आप सभी को ये लेक्चर बहुत पसंद आया होगा। प्लीज़ एक बार आप ये वन शॉट वीडियो ज़रूर देखना, और जो भी आप सभी का सुझाव हो प्लीज़ कमेंट ज़रूर करना और बताना कि आपको ये लेक्चर कैसा लगा। ठीक है, अगर आपको ये पूरा वन शॉट आप हर चैप्टर के चाहते हो तो प्लीज़ कमेंट करो, और आपका जो भी डाउट हो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में एक बार ज़रूर बताना। मिलते हैं आप सभी से नेक्स्ट पार्ट में, नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप सभी को ऑल दी बेस्ट, बेस्ट ऑफ लक एंड स्टे हेल्दी।